आज मजदूर दिवस है। आप सबको मजदूर दिवस की बधाई। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पहले व्यक्ति हैं भारत के इतिहास में जिन्होंने मजदूरों को और मालिकों को, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एक मंच पर लाकर खड़ा किया और साथ में सरकारों को भी शामिल किया, वो प्रस्ताव रखा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर 1942 20 जुलाई को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए लेबर मेंबर, श्रम मंत्री शामिल हुए। उसके बाद उनका पहला भाषण श्रमिकों के संयुक्त सम्मेलन में हुआ। 7 अगस्त 1942 को दिल्ली में हुए संयुक्त श्रम अधिवेशन में श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का पहला भाषण है। पूरा भाषण सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन है और सुनते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो शुरू की औपचारिक बातें हैं उसमें नहीं जा रहा हूं, जो सीधे काम की बातें हैं सिर्फ वही लेकर जा रहा हूं। आपको लंबा 7-8 पेज का भाषण है तकरीबन। आप रेफरेंस पर ले लेता हूं, वॉल्यूम 18 जाइए, पेज नंबर 3 से लेकर 10 तक ये पूरा भाषण आपको वहां पे मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इस भाषण में, अध्यक्षीय भाषण में, कि अब तक भारत सरकार के श्रम विभाग के तत्वाधान में नई दिल्ली में 3 श्रमिक अधिवेशन हो चुके हैं। पहला 22 और 23 जनवरी 1940, दूसरा 27-28 जनवरी 1941 और तीसरा 30 और 31 जनवरी 1942 को हुआ था। तो इस हिसाब से यह सम्मेलन चौथा सम्मेलन है, लेकिन ये कुछ मामलों में पिछले 3 सम्मेलनों से अद्भुत सम्मेलन था। कुछ नई बातें डॉक्टर अंबेडकर लेकर आए थे, ये जानना दिलचस्प होगा। कहते हैं कि यदि मैं संक्षेप में इस अधिवेशन की विशेषताओं को आपके सामने रखूं तो आप महसूस करेंगे कि किन किन बातों में यह अधिवेशन पहले के अधिवेशनों से भिन्न है, अलग है। कहते हैं कि पहले जो अधिवेशन होते थे उसमें स्थायित्व की कोई योजना नहीं थी। ये पहली बात है। उनकी योजनाओं का क्रम टूट सकता था अथवा किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही मुद्दे त्याग दिए जाते थे। वर्तमान अधिवेशन की योजना यानी चौथी अधिवेशन की योजना में स्थायित्व, परमानेंसी निहित है। जिस संगठन की स्थापना हम करना चाहते हैं उसमें स्थायी और नियमित रूप से काम करने वाली समिति होगी और जब भी उसे काम सौंपा जाएगा उसे करने के लिए वह तत्पर रहेगा। यह पहली विशेषता है जो अन्य सम्मेलनों से अलग है। दूसरी जो विशेषता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इस अधिवेशन की विशेषता से अधिक महत्वपूर्ण दूसरी विशेषता है जिसकी ओर मैं खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अधिवेशन के गठन के बारे में। पहले के अधिवेशन केवल सरकार के प्रतिनिधि होते थे, सरकार का प्रतिनिधि होता था। उनमें केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारों और कुछ भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि होते थे। इन अधिवेशनों में सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व अर्थात एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि नियोजकों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से संपर्क किया गया था और उनके समय भी संपर्क, बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए, लेकिन कोई उनका प्रतिनिधि उसमें नहीं होता था। कहते हैं ये कहते हुए कि श्रम संबंधी अधिवेशनों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन में नियोजकों और कर्मचारियों, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को आमने सामने लाकर खड़ा किया गया है। मेरे विचार से अधिवेशन की यह ऐसी विशेषता है जिसका प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वागत होना चाहिए, विशेष रूप से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की ओर से। आगे कहते हैं कि अब
मैं अधिवेशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में 2 शब्द कहूंगा। आप में से कुछ लोग जो पिछले अधिवेशनों से परिचित हैं, जानते होंगे कि जिन उद्देश्यों को लेकर इन अधिवेशनों का आयोजन किया गया था, उनमें से एक मुख्य उद्देश्य था श्रम संबंधी विधान कानून में बिखराव न हो, क्योंकि श्रम संबंधी कानून में प्रांतीय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वतंत्रता के कारण यह समस्या देश के सामने पहले से चली आ रही है। बुलाए गए सम्मेलनों से आग्रह किया गया था, पहले के सम्मेलनों से, कि ऐसा उपाय करें जिससे इस प्रवृत्ति में सुधार हो और प्रांतीय सरकारों के मन में श्रम कानून को लेकर पूर्ण एकता का सिद्धांत बैठ जाए। इस सम्मेलन का गठन करते हुए मैं यह नहीं चाहता था कि श्रम विधान में एक रूपता का उद्देश्य त्याग दिया जाए, जिसके बारे में पिछले 3 सम्मेलनों में मुख्य रूप से चिंता की गई थी। यह एक ऐसा उद्देश्य है जिस पर सम्मेलन जोर देगा, किंतु इसके साथ 2 अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों को मैं और जोड़ना चाहता हूं, अर्थात औद्योगिक विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया निर्धारित करना तथा अखिल भारतीय महत्व के सभी मामलों पर जो श्रमिकों और मालिकों के बीच है, उन पर चर्चा करना। और इसके लिए उनके 3 प्रमुख उद्देश्य वो सुझाते हैं। पहला, श्रम संबंधी विधानों में, कानूनों में एक रूपता को बढ़ावा देना। दूसरा, औद्योगिक विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को निर्धारित करना। और तीसरा, कर्मचारियों और नियोजकों के बीच के अखिल भारतीय महत्व के मामलों पर विचार विमर्श करना। आगे कहते हैं कि प्रथम मुद्दे के संबंध में यह कहना व्यर्थ है कि हमने इसे अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों में शामिल किया है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां प्रशासनिक और प्रांतीय अधिकारिता में अनेक रूपता है, श्रम संबंधी विधान की एक रूपता का महत्व कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए भविष्य में भी इस ओर हमारा ध्यान उसी प्रकार जाता रहेगा जैसा अतीत में हुआ था। औद्योगिक विवाद को लेकर कहते हैं कि औद्योगिक विवादों को लेकर श्रमिकों और मालिकों के बीच एक समय युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी वर्ष के आरंभ में, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। इसी वर्ष के आरंभ में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना, किंतु भारत रक्षा नियम के अधीन 81A के अधीन विवादों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने से हाल के महीनों में अच्छा परिणाम आया है। हमें आशा है कि वह प्रक्रिया प्रभावशाली और विश्वसनीय उपाय के रूप में सफल होगी, किंतु यह प्रक्रिया विवादों के निपटारे के लिए है, जो इस सम्मेलन का लक्ष्य है, जिसे हम स्थापित करना चाहते हैं। और बहुत सारे टेक्निकल शब्दावली की बात करते हैं कि अखिल भारतीय शब्दावली क्या, उसमें बात करते हैं और कहते हैं कि हम इसमें श्रमिकों के कल्याण और श्रमिकों को मनोबल बनाए रखने से संबंधित सभी बातों को शामिल करना चाहते हैं। युद्ध की चर्चा करते हुए कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, कि वर्तमान युद्ध माल की आपूर्ति का युद्ध है और आपूर्ति औद्योगिक शांति पर निर्भर करता है। उद्योगों में शांति कैसे सुनिश्चित की जाए, यही आज की ज्वलंत समस्या है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उद्योग के क्षेत्र में शांति 2 बातों पर निर्भर करती है। प्रथम, यह कि औद्योगिक विवादों को शीघ्र सुलझाने के लिए कोई व्यवस्था तत्काल उपलब्ध हो। दूसरे, कि उद्योगों के क्षेत्र में लगाई गई ऐसी सभी शर्तों को समाप्त कर दिया जाए जिनसे आक्रोश बढ़ता है और जिनसे उद्योगों में लगे लोगों का मनोबल गिरता है।
फिर भी अनेक ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जो इतने गौण हैं कि उनके कारण औद्योगिक अशांति नहीं हो सकती, फिर भी इनसे आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। अधिकांश ऐसे मामले जिनसे आक्रोश उत्पन्न हो सकता है, उन्हें साधारण संदर्भ में सामाजिक कल्याण से जोड़ा जा सकता है। ऐसी समस्याओं के निपटारे के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और यह हमारी मुख्य आवश्यकता है कि तत्काल ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जो सरकार को इन समस्याओं के शांतिपूर्ण और संतोषजनक रूप में उलझाने की बाबत सलाह दे, जिसके लिए सरकार ने यह सम्मेलन तत्काल बुलाया है। इसके बाद लोगों से सुझाव भी मांगते हैं, वो कामगारों से सुझाव भी मांगते हैं। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि निम्नलिखित मुद्दों पर अपना निर्णय दें। पहला, स्थायी संगठन के रूप में एक ऐसे स्थायी श्रमिक सम्मेलन की स्थापना की आवश्यकता है जिसकी कम से कम वर्ष में एक बार बैठक हो। दूसरा, इस सम्मेलन के लिए एक ऐसी स्थायी समिति के गठन की आवश्यकता है जो सरकार के कहने पर तत्काल अपनी बैठक बुलाए और सरकार द्वारा रखे गए मुद्दों पर अपनी सलाह दे। तीसरा, इन गठन की प्रक्रिया को सामान्य रूप से परिभाषित करना। आगे कहते हैं, 3 पे सुझाव मांगते हैं, अपने आइडियाज देते हैं और कहते हैं कि जहां तक इन निकायों के जो बॉडीज हैं, ये गठन का प्रश्न है, यह वांछनीय होगा कि मैं आपके समक्ष वह योजना रखूं जो हम इस तरह के त्रिपक्षीय सम्मेलन के लिए सर्वोत्तम समझते हैं। और यहां पर 2 सलाह देते हैं कि हमारा विचार 2 और निकायों की स्थापना करने का है। पहला, खुला सम्मेलन और दूसरा, स्थायी सलाहकार समिति। खुला सम्मेलन के बारे में कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर उस भाषण में कि खुला सम्मेलन में केंद्रीय सरकार, प्रांतों, राज्यों, कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधि होंगे। सामान्य तौर पर प्रत्येक प्रांत और बड़ा राज्य प्रतिनिधि भेजने का हकदार होगा और जो राज्य व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि नहीं भेज पाएंगे उनका प्रतिनिधित्व चैम्बर ऑफ प्रिंसेस करेगा, है ना, युवराज का सदन। आगे कहते हैं कि कर्मचारियों और नियोजकों के मुख्य संगठनों, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज मेन संगठन का भी प्रतिनिधित्व होगा और सरकार को ऐसे कर्मचारियों को और नियोजकों के प्रतिनिधि नॉमिनेट करने की छूट होगी जिनका उसकी राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। खुले सम्मेलन के मामले में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा कि कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधि सरकारी प्रतिनिधियों के बराबर हों। अब सलाहकार समिति के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि सलाहकार समिति का गठन अधिक दृढ़ होगा। इसमें जो प्रतिनिधित्व का जो बंटवारा होगा कुछ इस तरह से होगा। पहला, भारत सरकार के प्रतिनिधि। दूसरा, प्रांतों के प्रतिनिधि। तीसरा, राज्यों के प्रतिनिधि। चौथा, नियोजकों के मतलब मालिकों के प्रतिनिधि। पांचवा, कर्मचारियों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार का श्रम प्रतिनिधि इसका अध्यक्ष होगा। आगे कहते हैं कि स्थायी सलाहकार समिति के गठन की बाबत हमने जहां तक हो सका है बारीकी से अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के सिद्धांतों का अनुसरण किया है जो लीग ऑफ नेशंस के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। हमारे विचार में 3 ऐसे सिद्धांत हैं जो इसके गठन के मूल तत्व हैं। प्रथम है सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधियों के बीच बराबरी। पहला जो है कि सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधियों के बीच बराबरी। इस अनुच्छेद 7 के खंड 1 में स्पष्ट किया गया है इसे, जिसके अनुसार 32 प्रतिनिधियों में से 16 सरकार के प्रतिनिधि होंगे और 16 कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधि होंगे। इस सिद्धांत को प्रभावी करने के लिए हमने 10 सीटें सरकार को और 10 सीटें
उद्योगों को दी हैं। दूसरा सिद्धांत है नियोजकों और कर्मचारियों, मालिक और मजदूरों के बीच समानता का, कि इस संबंध में उसी अनुच्छेद में एक उपबंध किया गया है जिसके अनुसार 16 गैर सरकारी सीटों को एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉइज को दोनों के बीच बांट दिया गया है। हमने इसे मान्यता देते हुए उद्योगों के लिए आवंटित 10 सीटों को नियोजकों और कर्मचारियों के बीच बराबर बांट दिया है। तीसरा सिद्धांत है आरक्षण के जरिए कतिपय वर्गों को प्रतिनिधित्व आश्वस्त करना। अनुच्छेद 7 में दिया गया है, जिसे खंड 2 के अनुसार 16 सरकारी सीटों में से 6 सीटें गैर यूरोपीय राज्यों के लिए आरक्षित है। गैर यूरोपीय राज्यों के लिए आरक्षित है। अब आरक्षण सिर्फ यहाँ SC/ST का नहीं था, गैर यूरोपीय राज्यों को भी डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण दे रहे थे। और खंड 4 के अनुसार नियोजकों मतलब एम्प्लॉयर के कोटे से 2 सीटें गैर यूरोपियन राज्यों को आवंटित की गई। इस सिद्धांत को अपनाते हुए हमने नियोजकों और कर्मचारियों में से प्रत्येक के कोटे से एक प्रतिनिधि का केंद्र सरकार के श्रम प्रतिनिधि द्वारा नॉमिनेट करने का प्रस्ताव रखा है। इससे कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा जिनका प्रतिनिधित्व मुख्य नियंत्रण और कर्मचारी संगठन नहीं करते। इन प्रस्तावों में न्याय और निष्पक्षता जो आप पसंद करेंगे और आपको इनका अनुमोदन करने में कठिनाई नहीं होगी। न्याय और निष्पक्षता है इस प्रपोजल। लास्ट में कहते हैं कि हम इन निकायों की स्थापना केंद्र में कर रहे हैं, पर जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, श्रम का संबंध केंद्र की अपेक्षा प्रांतीय सरकारों से अधिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि उच्चतर स्तर पर गठित निकाय के लिए भी निचले स्तर से समर्थन की आवश्यकता होगी, और इसलिए प्रांतीय सरकारें भी इसी तरह के निकाय अपने प्रांतों में स्थापित करना चाहती है, और ऐसे प्रश्नों को यदि निपटारा करना चाहती है जिनका केंद्रीय सरकार के संगठन निपटारा करते हैं, तो मैं केंद्रीय सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि हम निसंदेह ऐसे किसी सुझाव को प्रोत्साहित करेंगे। ये एज ए लेबर मिनिस्टर श्रमिकों के बीच डॉक्टर अंबेडकर का पहला भाषण था। महत्वपूर्ण भाषण है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दूर दूर तक घर घर तक फैलाइए, क्योंकि ये कथा कहानी नहीं है, प्राइमरी सोर्स पर आधारित है। वॉल्यूम 18 देखिए, 3 से लेकर 10 पेज पर जाइए, सारी प्रोसीडिंग मिलेगी। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। जय भीम और मजदूर दिवस की पुनः एक बार बधाई।